नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। धन्यवाद। शुभ नाम? जी, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आप अपने जिले की 2 मूल समस्याएं बताइए। जी, मैं पूर्व नागौर जिले से संबंध रखती हूँ और वर्तमान में हमारा जिला है जो डीडवाना कुचामन है। तो डीडवाना कुचामन की समस्याएं मुझे बतानी है या नागौर जिले की? आप कहाँ रह रहे हैं? जी, वर्तमान जिला मेरा डीडवाना कुचामन है। जी। डीडवाना कुचामन जिले की मुख्य समस्या ये है कि वहाँ पे क्षेत्रीयता बहुत ज्यादा है। क्षेत्रीयता से आपका क्या मतलब है? क्षेत्रीयता जो भी सांप्रदायिक जो भाव है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या ऐसी कुछ घटनाएं और हुई? सांप्रदायिकता फर्क होता है। ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता का वजह बनी हो? जी, सांप्रदायिक भाव जहाँ जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखती हूँ, मकराना के पास एक छोटा सा ग्राम है बोरावड़, वहाँ की हूँ मैं। तो मकराना जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो जब सांप्रदायिक कुछ दंगे हुए हैं वहाँ पे पुराने समय में, तो उसी की वजह से वहाँ पे थोड़ा सांप्रदायिक। अच्छा, दूसरी क्या समस्या है? और दूसरी जो समस्या है वहाँ पे पढ़ाई को लेकर है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है। जैसे लड़कियों की पढ़ाई के संबंध में क्या सुविधाएं हैं? जी, लड़कियों की पढ़ाई के संबंध में जो मुख्य समस्या जो है वो लड़कियों की पढ़ाई से जुड़ी हुई है। उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजना और ये सब जो सुविधाएं हैं वो। आपने हिंदी विषय को ही क्यों चुना एमए में? जी, एमए में मेरा हिंदी विषय को चुनने के पीछे जो मुख्य कारण था कि मेरे दादाजी जो हैं वो हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली हिंदी विषय चुनने की। आपकी ग्रेजुएशन में क्या रहा? जी, ग्रेजुएशन में मेरे जो सब्जेक्ट थे वो हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं रचनात्मक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ। मैं आत्म प्रकाशन के लिए कविता करती हूँ। रचनात्मक कार्यों से आपका क्या तात्पर्य है? रचनात्मक कार्यों में मैं कविता ही करती हूँ। और अच्छा, सृजन करते हैं? जी, सृजन। अच्छा, कहीं कोई सर्विस नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, कविता आप कर रहे हैं? जी। अपनी ये कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। जी, मेरी एक कविता है जो मैंने अपनी 4 साल की बेटी के लिए लिखी है। उस कविता को मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। सबने देखा है उसे समझदार होते हुए, सबने देखा है उसे समझदार होते हुए, केवल मैंने ही देखा है उसे अपना बचपन खोते हुए। माँ होना सब जान गई, माँ होना सब जान गई, उसके चेहरे के पीछे छुपी मायूसी बखूबी पहचान गई। वो एक कमी जो उसे सदा अखरती है, वो एक कमी जो उसे सदा अखरती है, वो सवालिया निगाह उसकी दिल में घाव गहरे करती है। अच्छा, ये अभी आपने जो बात कही ना कि उसका बचपन खो गया, जी, ये कैसे? जी, पिछले 3 सालों से मेरी 2012 में नेट हो गई थी। 2012 से लेके 2024। फिर आपने हायर एजुकेशन के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते थे, क्यों नहीं किया? जी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जैसे समाज में होता है। क्या समाज में क्या है? शादी हो गई थी मेरी, और शादी होने के बाद में मैं राजस्थान से बाहर चली गई थी, पश्चिम बंगाल में रही। पिछले 7 साल शादी के बाद 7 साल में पश्चिम बंगाल में रही, और फिर वापस आकर बंगाल में साहित्य का क्या रूप देखा आपने? जी, बंगाल में हिंदी साहित्य को बंगाल से बहुत प्रेरणा मिली है। हिंदी साहित्य का जो छायावाद है उसमें जो स्वच्छंदतावाद और जो रहस्यवाद देखने को मिलता है। इस पर हमारे प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों से आपकी कविता कह रही है कि बचपन छिन गया, क्या कारण? उसके बचपन छिनने का कारण है कि वो जो मातृत्व स्नेह है, उसको जो समय मिलना चाहिए अपनी माँ से, वो मैं उसे नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में निरत हूँ, इसीलिए। इसमें निरत है कि व्हाट्सएप प्रतियोगी फोन 2012 से नेट क्वालिफाई है, 2024 आ गया। हाँ, तो 10 वर्षों में आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं, पढ़ाने का आपको अनुभव नहीं, फिर आपको लगता नहीं कि आप सीधे कॉलेज में जाकर के पढ़ा लेंगे? जी, मेरी बच्ची 4 साल की है और पिछले 3 सालों से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले का जो समय है, आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया? जी नहीं,
मैंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीनों दी उसमें नहीं हुआ? जी हुआ, मेरा तीनों में हुआ है। प्रोविजनल में होके जो अंतिम जो है उस अंतिम रूप से चयन में नहीं हुआ। चयन नहीं हुआ ना? चयन नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कोई ना कोई कमी तो रही होगी सर। नहीं, कमी रही या लोग सिफारिश, आपके पास सिफारिश नहीं थी, पैसे देने के लिए नहीं थे, या ऐसा कुछ? नहीं, मैं हो सकता है मुझे में मेरे अध्ययन में कोई कमी रही है, इसीलिए मैं रही हूँ। अब पढ़ा लेंगे आप? पढ़ाने का अभ्यास तो है नहीं आपके पास? जी कोशिश कर सकती हूँ। क्या पढ़ा सकते हैं आप बोर्ड में? क्या पढ़ा सकते हैं? जी मैं रहीम का एक दोहा पढ़ाना चाहूंगी। आपका फेवरेट कवि कौन है, जिस पर अभी आपसे पूर्ण रूप से बातचीत होगी? जी निराला मेरे प्रिय कवि हैं। अच्छा, तो निराला को आप यहाँ पढ़ाएंगे कि कबीरदास जी को पढ़ाएंगे? जी मैं रहीम का एक दोहा है, रहीम जी का दोहा पढ़ाएंगे? जी पढ़ाइए। आज हम विद्यानिवास मिश्र द्वारा संपादित रहीम ग्रंथावली से रहीम के एक दोहे का अध्ययन करेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। समझाइए। दोहे की मात्रा कितनी होती है? दोहे में क्या है? दोहे में 13-11 पर यदि इसमें सही है? मात्रा गिन के बता मात्रा गिन के बताइए। 13-11 पर यदि सही लगी? आपने तरुबर लिखा है, तरवर लिखा है? तरवर है। आपने मात्राएं कैसी लगी? जी यहाँ पे एक ही मात्रा है, ये छोटा उंगली से। तरवर फल नहीं खात है। अभी पहला जो लिखा है ना आपने, विषम चरण जो है, उसका सही कीजिए। अब मात्राएं कितनी आ गई आपके? 13 मात्राएं से 1 2 3। अभी तो 14 आ रही है। जी नहीं में भी ये छोटी ई के कारण बिंदी नहीं है। नहीं सही लिखा है क्या? जी यही है उसमें जो बिंदी आएगी इसमें? तरवर फल नहीं खाते। चलिए आ जाइए आप, आ जाइए। इसी तरह का एक और दोहा है भक्ति काल में, याद आता है आपको? वृक्ष कभो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर। जी मेरी जानकारी में नहीं, ओके, आइए इधर आइए। बचपन की बात हो रही थी जी। हिंदी साहित्य से आपका रिश्ता है, कुछ पढ़ती हैं? बिल्कुल। एक उपन्यास है जो बचपन को लेकर ही लिखा गया है, आपका बंटी। जी पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है मैंने। क्या आपको आपकी कविता और उसकी परिस्थिति में समानता नजर आती है? जी बिल्कुल समानता नजर आती है मुझे। आपका बंटी जो उपन्यास है, उस उपन्यास में भी जो बंटी की जो स्थिति है, वो जो दाम्पत्य जीवन के बिखराव से जो उसकी जो नायिका है अजय, और मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रही हूँ नायिका का, अजय और जो उनकी पत्नी है, जो बंटी की माँ है, उनके बीच में जो उनका जो रिश्ता है वो टूट जाता है, और उस टूटन को जो बंटी सहन नहीं कर पाता है। मनु भंडारी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? जी मनु भंडारी की आपका बंटी है, महाभोज है, और 1 इंच मुस्कान है, और मनु भंडारी की आत्मकथा भी 1 इंच मुस्कान किसकी है? मनु भंडारी की है या? मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने एक साथ मिलकर लिखी है। मनु भंडारी की आत्मकथा भी मैंने पढ़ी है। एक ऐसी भी रचना है जिसको 12 लोगों ने एक साथ मिलकर लिखा है, हिंदी साहित्य की रचना, प्रयोग है एक तरह का। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। पिछले 1 साल में आपने जो साहित्य पढ़ा उसके बारे में बताएं।
पिछले एक साल में, अभी हाल ही में जैसे मैंने जो रचनाएं पढ़ी है, जैसे पिछले एक साल का अगर मुझे पूरा ब्यौरा देना है तो मैंने गुनाहों के देवता उपन्यास पढ़ा है। इसके अलावा मैंने अभी हाल ही में जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, मुझे पहचानो मैंने पढ़ा है संजीव का, और उसके अलावा मैंने शेखर एक जीवनी पढ़ी है आगे। पत्रिकाएं पढ़ती हैं कुछ आप? जी, पत्रिकाएं मैं कौन कौन सी पढ़ती पत्रिकाएं पढ़ती हैं? हूँ। मैंने मधुमती पत्रिका पढ़ी है और हंस पत्रिका मैं नियमित रूप से पढ़ती हूँ। पिछली कौन कौन सी कहानी याद आती हंस की? हंस पत्रिका में एक कहानी छपी थी, ममता कालिया की कहानी थी हीरो की हैरानी। वो मैंने पढ़ी है और अच्छी लगी मुझे वो कहानी। उसमें बॉलीवुड की जो सत्यता है उसके हंस का बारे में संपादक बताया कौन है इस समय? अभी हंस के जो संपादक है वो संजय सहाय हैं। संजय सहाय। आलोचना पत्रिका के बारे में सुना है आपने? जी, नाम सुना है लेकिन पढ़ी नहीं है। कथा देश? कथा देश में मैंने नहीं पढ़ी है। वागर्थ? जी, ज्ञानोदय? नहीं पढ़ी है। नहीं। मुझे अगर आपसे पूछना हो कि आप किस विषय में आप कहती हैं कि मैं इस पे कुछ भी सवाल पूछिए आप, मैं उसी पे बात करूंगा। आप वो विषय बताएं, जी, वो क्षेत्र बताएं जिस पे मैं बात कर सकूं। छायावाद पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। छायावाद। जी सर। छायावाद की कमियां कौन कौन सी? छायावादी कविता कहाँ है जो हिंदी कविता के लिए बहुत बड़ा स्तंभ नहीं बन पाती है और लगता है कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? छायावाद में व्यक्तिकता हावी हो गई थी। छायावादी कवियों पे व्यक्तिकता को प्रधानता मिली थी, इसीलिए छायावादी कवि वैयक्तिकता तो प्रयोगवाद में भी है, नई कविता में भी है, तो वैयक्तिकता कोई अपराध की स्थिति तो नहीं है? प्रयोगवादी जो व्यक्तिकता है उसमें और छायावादी व्यक्तिकता में अंतर है सर। छायावादी व्यक्तिकता जो है वो समाज से काट देती है व्यक्ति को, जबकि जो प्रयोगवादी व्यक्तिकता है वो समाज के अंदर ही अकेलापन चाहते हैं। कैसे कह सकती हैं आप ये कि छायावादी वैयक्तिकता समाज से काट रही है? जैसे निराला की सरोज स्मृति की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कन्या कुब्ज कुल कुलंगार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थवेद। तो वहां पे जो निराला है वो मना कर रहे हैं कि मुझे मतलब अपनी बेटी की शादी है जो कन्या कुब्जों में नहीं करनी है। आपको नहीं लगता कि जब निराला इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो छायावादी से ज्यादा प्रगतिवादी दिखाई देते हैं? निराला तोड़ती पत्थर कविता में श्रीमान मुझे प्रगतिवादी दिखाई ज्यादा देते हैं। एक बात बताइए मुझे, छायावाद में कहीं आपको दोपहर दिखाई देती है? सुबह है, शाम है, रात है। सच ये है कि जहां दोपहर होती है वहां प्रगतिवाद की तरफ चल पड़ते हैं। जी, प्रगतिशील। तो तोड़ती पत्थर वो छायावाद की कविता नहीं है, क्योंकि पूरे छायावाद में इस तरह कोई कविता नहीं है जिसमें पत्थर तोड़ना। जी। और मैं उसी कविता पे आता हूँ, ये क्या है तोड़ती पत्थर? ये निराला की प्रगतिशील चेतना की कविता है। उसने उस नारी का चित्रण किया है, नारी मतलब प्रसाद से आगे आ गई है। प्रसाद ने नारी का उदात्त चित्रण किया है और श्रद्धा के रूप में नारी को वो लेना चाहते हैं, जो नारी का एक पक्षीय चित्रण है। जबकि निराला ने तोड़ती पत्थर के रूप में एक मजदूर नारी का जो चित्रण किया है वो बहुत ही अनूठा है। वो कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ जिसके नीचे वह बैठी स्वीकार, फिर गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। क्या मतलब हुआ गुरु हथौड़ा हाथ? वो अपने गुरु को, हथौड़े को ही वो अपना गुरु मानती है और उसको सिर्फ उस पत्थर को ही तोड़ना है, वही उसका लक्ष्य है। पत्थर को तोड़ रही है क्या? जी, वो पत्थर को नहीं तोड़ रही है, वो तोड़ रही है अपनी परिस्थितियों को। उन परिस्थितियों से वो बाहर आना चाहती है और वो अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए जो संघर्ष कर रही है वो उसमें मुखरित हुआ है। नारी चेतना आपको हिंदी साहित्य में कहाँ से दिखाई पड़ती है और अब किस मकाम पर है? अगर आरंभ से मैं नारी चेतना के बारे में बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे नारी चेतना जहाँ दिखाई दे रही है वो सिद्धों में, जैसे वो महामाया के रूप में नारी को अपने साथ रखते हैं, तो वो संसर्ग को उन्होंने बुरा नहीं बताया है, स्त्री संसर्ग को। फिर उसके बाद में राजमती का मैं नाम लेना चाहूंगी, जो बिसलदेव रासो की नायिका है। राजमती के रूप में उन्होंने उस नारी का चित्रण किया है जो उस समय जो समाज था, उस समय के समाज में वो अपने पति को कटाक्ष करती है। और फिर उसके बाद जो गोपियों की, जो सूरदास की जो गोपियां हैं, नंददास की जो गोपियां हैं, वो तर्कशील रही है। सूरदास की जो गोपियां हैं वो स्वच्छंद रही है, वो बाहर आती है, कृष्ण की वंशी के पीछे वो भाग जाती है अपने सारे बंधन तोड़ के। तो वहां पे भी नारी चेतना दिखती है। फिर उसके बाद में मीरा तो नारी मुक्ति की मतलब चीख सुनाई देती है मीरा में। पूछा था सर, आपने एक प्रश्न पूछा था कि गोपियां स्वच्छंद रही और वर्तमान में हम अपनी बेटियों को स्वच्छंद नहीं रहने देना चाहते, ये क्या है?
सर आपने प्रश्न किया जी था। बिल्कुल, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि हाँ। नारी चेतना की बात की जाती है हाँ। कि एक समय हम गोपियों की वाचालता की बात करते हैं, वाग विदग्धता की बात करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन आज अगर हमारी बेटियां वाचाल सवाल हो। करती हैं, सवाल खड़े करती हैं, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। आप इसको बिल्कुल। किस तरह देखती हैं? ये समाज की विडंबना ही कहूंगी मैं सर। जो रूढ़िवादिता है, जो परंपरा है, उससे समाज अभी भी उभर नहीं पाया है। इसीलिए और अन्य से अनन्य में प्रभा खेतान ने लिखा है कि जो दुर्बल नारी होती है उसको सभी प्यार करते हैं। मैं आपसे यहाँ मैं वापस लेना चाह आप मध्यकाल इसमें में आप- मीराबाई तक आ गए थे, आप आगे इसमें प्रसाद जी का नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कहाँ तक ठीक? जी, ये भी मुझे जो प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व जो केवल श्रद्धा के रूप में उन्होंने चित्रित किया है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारी का आदर्श रूप ही चित्रित किया है, जबकि नारी आदर्श रूप से भी कहीं बढ़कर है। प्रसाद की कामायनी को आधुनिक काल का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। जी बिल्कुल। आप सहमत नहीं श्रद्धा के चरित्र से? मैं सहमत हूँ। नारी हमेशा कर्म का संदेश देती हुई नारी श्रद्धा हमेशा के अच्छी चरित्र होती से है। सहमत नहीं आप? नहीं, मैं सहमत हूँ श्रद्धा के कैरेक्टर से। मैं वही कह रहा था कि आप जो नारी के विमर्श की बात कर रही थी, तो मैं रीतकाल में आपको कुछ दिखाई देता? हम मध्यकाल में मीराबाई तक तो आ गए थे, हाँ जी। आगे रीतकाल में कुछ मीरा दिखता? के काव्य में भी नारी क्योंकि चेतना रीतकाल दिखती में है। नारियां बड़ा स्वतंत्र हैं, क्या वो विमर्श का हिस्सा मानते हैं? रीतिकाल में जो नारियां हैं वो श्रृंगारिक पक्ष उनका ज्यादा मुखरित हुआ है। नारी सिर्फ सौंदर्य का साधन बन के रह गई है, और उसमें नारी का चरित्र, जो नारी का जो पक्ष मुखरित होना चाहिए वो तो मुखरित नहीं दिखाई देता। आद्यकाल और आधुनिक काल में आने के बाद अब मैथिली शरण गुप्त से नारी चेतना देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जो पिछड़ी, जो हाशिए से बाहर जो नारी चरित्र थे उन पे कविताएं की थी। मैथिली शरण गुप्त ने दलित चेतना आपको लगता है कि किसी भी समाज की एक जो सबसे मजबूत पहचान के रूप में उभरती है, हिंदी में उभरी है वो? जी, दलित चेतना हिंदी में पहचान के रूप में उभरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई प्रेमचंद ने जो लिखा है या किसी और साहित्यकार ने जो दलितों के बारे में लिखा है उसको भी आप खारिज नहीं कर सकते। लेकिन दलित जो विमर्श है वो उसको खारिज करता है, वो कहता है कि वो प्रमाणिक नहीं। आपका क्या सोचना है? जी, एक बात होती है समानुभूति की और एक बात होती है सहानुभूति की। जो सहानुभूति के रूप में जो दलित काव्य लिखा जाता है उसको दलित जो समानुभूति के रूप में लिखते हैं वो खारिज आपकी करते हैं। बात माने तो हत्यारे को हत्यारी कहानी लिखनी चाहिए? जी, ऐसा तो नहीं है सर। बच्चे पर बच्चे को लिखनी चाहिए। हाँ, बच्चे के बारे में बच्चे को लिखनी चाहिए। मैं इससे सहमत चलिए हूँ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर आधुनिकता जी, क्या है ये भला? उत्तर आधुनिकता से ही अगर मैं एक परिभाषा के रूप में बताना चाहूंगी तो उत्तर आधुनिकता एक ऐसा परखनली शिशु है जो वापस से गर्भस्थ होकर अपनी जननी को ही खा रहा है। वो आधुनिकता से निकली हुई अवधारणा है। लेकिन उत्तर आधुनिकता में जो मूल्यों है उनका मूल्यों का नकार है, विचारधारा का नकार है। उसमें जो कवि है उसी का अंत कर दिया गया है, लेखन का अंत कैसे दिखाया आपने गया कहा? है। एक परिभाषा है ये, मुझे मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये परिभाषा दी है आप उत्तर जब इसको आधुनिकतावाद कोट की। कर रही हैं तो तय है कि आप इससे सहमत हैं, तो जी, आप वो बताइए मुझे। कहने का मतलब ये है कि सर उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकता से निकला हुआ संदर्भ है, आधुनिकता से निकली हुई परखनली की अवधारणा बात है। क्यों कर रहे हैं हम? परखनली शिशु की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है समाज में। ओके। विखंडनवाद? विखंडनवाद जॉक देरिदा का दिया हुआ है, और विखंडनवाद का मानना है कि एक पाठ को उसके जो मूल अर्थ के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको उसका जो हाशिए पे जो अर्थ चला गया है उसको भी सामने लाना चाहिए। एक पाठ की कई सारी व्याख्याएं हो सकती है, सब व्यक्ति अपने अपने अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। अपने अपने साथ उदाहरण देंगे कुछ व्याख्या का इस तरह का? ये क्या मतलब हुआ कि जो मूल व्याख्या होती है उससे परे भी होता है? हर बिहारी की बात करें, कबीर की बात करें, उनकी अलग अलग तरह की व्याख्या की गई है। जी, जैसे आपका बंटी जो उपन्यास है उसी का उदाहरण देकर मैं इस चीज को समझाना चाहूंगी। मनोहर श्याम जोशी को पढ़ा है आपने? जी, मनोहर श्याम जोशी की एक रचना है जो कुरु कुरु स्वाहा, वो उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है। आपने और पढ़ी? हाँ, कुरु कुरु स्वाहा मैंने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई सर। लेकिन मैंने पढ़ी, उसी में एक ही व्यक्तित्व का 3 रूपों में चित्रण हुआ है। वो मनोहर श्याम और जोशी उसका चित्रण हुआ है, और जो मनोहर है वो श्रद्धालु प्रवृत्ति का है। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, लेखक का अंत, इतिहास का अंत, वो कहते हैं कि अंतवाद। ये क्या है?
जी, लेखक का अंत ये है कि लेखक जो अपनी रचना लिखता है वो मूलार्थ को ध्यान में रख कर ही लिखता है, और उसी मूलार्थ के रूप में उसका मतलब जो अर्थ निकाला जाता है वो उसी मूलार्थ के आसपास रहता है। ओके, लेकिन प्लीज पूछ लो। इसका उत्तर आधुनिकता का कोई पॉजिटिव कोई बात? उत्तर आधुनिकता की पॉजिटिव बात यही है सर कि विखंडनवाद जो है वो उत्तर आधुनिकता से ही निकली हुई जो अवधारणा है वो है, और विखंडनवाद से एक पाठ के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, तो सब अपने अपने अनुसार जब अर्थ निकालते हैं तो अर्थ की जो अर्थ है जो व्यापक रूप में सामने आता है। ये सारे जो विमर्श है इनका कोई संबंध है? जी, विखंडनवाद से ही इनका संबंध है, सारे विमर्श उसी से निकले हुए हैं। सोशल मीडिया का क्या साहित्य को फायदा हुआ और क्या नुकसान? नुकसान ये हुआ सर कि जो किताबें पहले हमें जो किताबों से मोह था, वो किताबों से जो मोह है वो छूटता गया। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन पे जो समय व्यतीत हो रहा है वो उसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का है कि आसानी से उपलब्ध हो जाती है सामग्री। काव्य शास्त्र में क्या पढ़ा? जी, काव्य शास्त्र में मैंने पढ़ा तो जैसे रस निष्पत्ति पढ़ा है मैंने, रस सूत्र मैंने पढ़े हैं, छंद भी मैंने पढ़े हैं। तो अनुमितिवाद क्या है? अनुमितिवाद जो है वो अभिनव गुप्त का अनुमितिवाद है। अभिनव गुप्त की रस निष्पत्ति की जो अवधारणा अभिव्यक्तिवाद किसका? अनुमितिवाद नहीं है, शंकुक का अनुमितिवाद है, क्षमा चाहूंगी, शंकुक का अनुमितिवाद है। और अनुमितिवाद है वो चित्र तुरंग न्याय के आधार पर क्या होता है चित्र तुरंग? चित्र तुरंग न्याय होता है कि जैसे एक दीवार पर घोड़े के लगे चित्र से हमें उससे घोड़ा समझने की जो अनुमिति होती है, अनुमान लगाया जाता है। रस की उत्पत्ति किसने मानी? शंकुक ने रस की उत्पत्ति किसने मानी? रस किसमें? उनके अनुमितिवाद सिद्धांत के। जी, लोलट का उत्पत्तिवाद और अनुमितिवाद में कोई अंतर है? हाँ, लोलट के उत्पत्तिवाद में उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताया है। रस किसमें है? और रस उन्होंने जो पात्र आदि होते हैं, राम आदि जो नायक होते हैं, उन्हीं में उन्होंने रस बताया है। और शंकुक ने जो रस बताया है वो राम आदि पात्रों में नहीं बता के उन्होंने थोड़ी सी जो उसकी सत्ता है जो उनका पात्र का अभिनय कर रहे हैं उन लोगों में उन्होंने बताया, नट आदि में बताया। चलिए, आपने छायावाद की बात की। जी, छायावाद में लघुत्रयी छायावाद की किसे कहते हैं? छायावाद की लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा आते हैं, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, और एक नाम मैं भूल रही हूँ। महादेवी वर्मा का नाम सुना? जी, महादेवी वर्मा छायावाद की लघुत्रयी में आती है। इस पर मुझे छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन है? हाँ, महादेवी वर्मा छायावाद की लघुत्रयी में आती है। हिंदी साहित्य इतिहास में किस कविता को पलायनवादी कविता कहते हैं? छायावादी कविता पे पलायनवाद का आरोप लगाया छायावादी जाता है। कविता छायावाद की मुझे एक लगता है कि छायावादी जो कवि रहे हैं वो व्यक्तिगता प्रधान कविता, वो पहले रहस्यवादी प्रधान कविता लिखते हैं। काव्य क्यों कहते हैं? जो उनकी प्रसाद की जो एक कविता है, लेकर मुझे भुलावा देकर मेरे छायावाद मुझे स्मरण नहीं हो रहा। देखिए, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को कहते हैं और आधुनिक मीरा भी कहते हैं। तो मीरा और महादेवी वर्मा के विरह में मूल अंतर क्या है? मीरा का जो विरह है